Good evening, viewers. तो हम लोग अभी तक पिछले जो 2 3 4 क्लास किए हैं, मंडे से लेकर के कल तक 4 क्लासेस। तो हम लोग फर्स्ट क्लास में ये पढ़े थे कि संविधान कैसे बना, और उसकी उत्पत्ति के संदर्भ में पढ़े थे कि सबसे पहले किसने मांग किए थे और कहाँ कहाँ से शुरू हो गया था। हम लोगों ने उसके अगले क्लासेस में ये पढ़े कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, संविधान के सोर्स के बारे में पढ़े कि संविधान का सोर्स क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि भारतीय संविधान का जो सोर्स है वो भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है मुख्य रूप से। उसके बाद हम लोगों ने यह देखा कि हमारे जो संविधान निर्माता थे वो दुनिया के विभिन्न देशों के संविधानों का अवलोकन किए, और विभिन्न देश के संविधान का अवलोकन करने के बाद वो क्या किए, भारत के संविधान में जो 10 देश के संविधान को देखे, और 10 देश के संविधान को देखने के बाद वो क्या किए कि भारत के संविधान में सारी बातों का उल्लेख किए और जिक्र किए। ये हम लोगों ने देखा। फिर हम लोगों ने कल जब क्लास कर रहे थे तो ये देखे कि भारत के संविधान में जो प्रस्तावना है, उद्देशिका है, उद्देशिका के संदर्भ में पढ़े कि उद्देशिका क्या होता है और उद्देशिका से क्या समझते हैं। तो हम लोग अभी तक 4 क्लासेस में ये पढ़ते आए हैं, और मुख्य रूप से क्या होता है कि कभी कभी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं कह सकते हैं, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बन जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। कि पूछ देता है कि ये बताइए कि भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है, या भारत का जो संविधान बना, तो भारत का जो संविधान बना तो इसमें कैबिनेट मिशन कब आया था, कैबिनेट मिशन में कितने लोग हैं। तो कुछ संविधान के कुछ ऐतिहासिक दृष्टिकोण को हम लोगों को जानते रहना चाहिए। ओके, फिर हम आगे चलते हैं। तो हम लोगों को जो थोड़ा सा ध्यान रखना है 1935 का एक्ट। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ चीजें नहीं, बहुत सारी चीजें, कुछ चीजें नहीं कह सकते, बहुत सारी चीजें ऐसे थे कि बहुत सारे सोर्सेज जो है 1935 के अधिनियम से लिया गया है। ठीक है, आवाज आ रहा है ना क्लियर? कोई आदमी मैसेज कर दीजिए कि आवाज क्लियर जा रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है, आवाज में तो किसी प्रकार की कोई समस्याएं तो नहीं। चलिए, ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि हम लोगों ने जो पढ़ा, तो देखे ये कि पहले इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कॉन्स्टिट्यूशन का वो देखे, फिर सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखे, सोर्स देखे। उसके बाद जो हम लोग को देखे आगे जाकर के साइलेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, तो विशेषताएं पढ़े। तो इससे मेंस में जो क्वेश्चन बनता है वो एक जगह से क्वेश्चन बनता है, जो हम आप लोगों को ग्रुप बना रहे हैं, 2 3 दिन में ग्रुप बनाएंगे, तो उस ग्रुप में हम आंसर डाल देंगे, आप लोग वहां से राइट डाउन कर लीजिएगा। देखिए, 1935 का एक्ट बिहार में ये पूछ रखा है, 2 बार पूछा है बिहार में, बिहार जुडिशरी का जो मेंस है उसमें पूछ रखा है कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 को परिभाषित करे, और उनमें से किन किन सोर्सों को भारतीय संविधान में लाया गया था। तो हमको वो सोर्स जानना चाहिए। ठीक है, कल हम लोग उद्देशिका पढ़ रहे थे। उद्देशिका में देखे कि उद्देशिका क्या होता है, तो हम भारत के लोग से शुरू किए, तो इसको हम लोग को ध्यान रहना चाहिए। और इससे संबंधित एक प्रश्न बन चुकी है बिहार में, और वह यह प्रश्न बना था कि उद्देशिका से आप क्या समझते हैं। और 42वें संविधान संशोधन जो 3 शब्द जुड़े थे, क्या था, पंथ निरपेक्ष था, उसके बाद समाजवाद था, और तीसरा जो शब्द आया था वो क्या था, अखंडता। ये तीनों शब्द जो जुड़ा था प्रिम्बल में, तो उसके बारे में बोला कि 42वें संविधान संशोधन के तहत जो आया उसकी व्याख्या करिए। तो वहां से एक मेंस में क्वेश्चन बन चुका है, वो भी बिहार में बना है मैक्सिमम टाइम, 3 बार बिहार में बन चुका है, 2000 में, 2006 में और 2014 में। 2020 का जो एग्जाम हुआ उसमें नहीं बना है, और चांसेस लग रहा है कि 2022 के जो पेपर होंगे, मतलब अगले साल जो 23 में होने जाएंगे, संभवतः यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसीलिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो अब देखिए हम लोग प्रिम्बल से शुरू किए थे, और आज की जो टॉपिक शुरू होगी ये हम लोग पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संविधान का भाग 1। टोटल भाग 25 है, लेकिन मूल संविधान में भाग अभी तक कितने हैं, 22 ही हैं। 25 भाग कैसे हैं, तो उसके संदर्भ में पहले ही आपको बता दिए हैं कि जैसे 1976 में मौलिक कर्तव्य जुड़ा 4A, फिर 1993 में जो बलवंत राय मेहता समिति आए थे, बलवंत राय मेहता कमेटी के आधार पर ये नगर पालिका अधिनियम आया, पंचायती राज आया 93 में,
73वें और 74वें संविधान संशोधन। तो ये सबको हमको याद रखना, कुछ ऐसे संविधान संशोधन हैं जो महत्वपूर्ण है और उसके बारे में हमको ध्यान में रखना है। तो आज की जो क्लासेस हम लोगों की होगी वो क्लासेस होगी पार्ट 1 भाग 1 से संबंधित है। तो एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, जब भी पढ़ने के लिए बैठिएगा क्लास के टाइम में तो अपना बेयर एक्ट और पेंसिल हो तो वो और हाइलाइटर लेके बैठिएगा, क्योंकि हर चीज कॉपी पे लिखेंगे ना तो वो गुम भी हो जाता है, लेकिन कुछ चीजें जब बेयर एक्ट के बगल में आप लिखेंगे शब्दों के बगल में, हो सकता है जब बार बार पढ़ेंगे तो वो चीजें ध्यान में रहेगी, तो ध्यान में रहेगी तो बेहतर आप कर सकते हैं। तो देखो बुआ, हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो पार्ट 1 पढ़ेंगे, और पार्ट 1 के संदर्भ में क्या कहता है, तो कहता है भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा, मतलब संघ और उसके राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। और द इंडियन एंड इट्स टेरिटोरीज, ये कहाँ पे दिया गया है प्रोविजन, तो ये प्रोविजन आर्टिकल 1 से लेके 4 तक में दिया गया है। यह पार्ट से कभी भी मेंस में क्वेश्चन अभी तक किसी भी स्टेट में नहीं बना है। हिंदी भाषी क्षेत्र जितने भी हैं, चाहे बिहार हो, एमपी हो, झारखंड हो, उत्तराखंड हो, राजस्थान हो, यूपी हो, ये जितने भी हिंदी भाषी राज्य हैं वहां पर अभी तक इस पार्ट से मेंस में क्वेश्चन नहीं बने हैं। इस पार्ट से क्वेश्चन अगर बना भी है तो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बना है। तो हम लोग देखते हैं कि पार्ट 1 में 4 अनुच्छेद दिया गया है। अनुच्छेद 1, 2, 3, 4। अनुच्छेद 1 कहता है संघ और नाम, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। एक बात और ध्यान रखिए, देखो जब हम लोग बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो बेयर एक्ट में चाहे इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट हो, चाहे इंडियन एविडेंस एक्ट हो, चाहे आप सीआरपीसी को पढ़ लीजिए, चाहे सीपीसी को पढ़िए, चाहे आईपीसी को पढ़िए, तो उसका जो सेक्शन 1 होता है ना, उसमें लिखा रहता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, संक्षिप्त नाम और उसका जो विस्तार होगा उसके बारे में दिया रहता है। अब ये चीज एग्जाम में कहाँ से घुमाता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 393, 393 को जब उल्टा के आप देखेंगे तो 393 क्या कहता है, 393 कहता है शॉर्ट टाइटल की बात करता है, संक्षिप्त नाम की बात करता है, लेकिन और एक्ट में कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 1 में ही दिया हुआ है। तो बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, वो दे देते हैं कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में शॉर्ट टाइटल मतलब संक्षिप्त नाम का प्रावधान किया गया है। हम लोग के दिमाग में पहले से माइंड सेट रहता है कि यार सेक्शन 1 किसी भी एक्ट का होता है या किसी भी लॉ का होता है, वो शॉर्ट टाइटल कमिटमेंट से रिलेटेड है। नहीं, वो भारतीय संविधान की जब बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करेंगे, तो वो आर्टिकल 393 में दिया हुआ है। तो इस चीज को भी ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, आर्टिकल 1 और 393, ये दो आर्टिकल में इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है, मतलब भारत शब्द जो है यह दो आर्टिकल में प्रयोग किया गया है, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 393। तो पूछ देता है कभी कभी भारतीय संविधान के निम्न में से किन किन अनुच्छेदों में, दो दो अनुच्छेद एक साथ दे देता है, निम्न में से किन किन अनुच्छेदों में भारत शब्द का प्रयोग किया गया, यूजेस ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, आर्टिकल 1 और आर्टिकल 393 जब आप उल्टा के देखेंगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है। और 394 जब वो कमिटमेंट की बात करता है, इसका विस्तार कब से होगा, तो वहां पर 16 अनुच्छेद की चर्चा की गई है, जिसका विस्तार हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, 26 नवंबर 1949 से कर दिया गया। तो वहां पे लिखा है 16 अनुच्छेद के बारे में, या 16 अनुच्छेद जो है, 16 अनुच्छेद आर्टिकल जो है वो कब आ गए थे, तो वो आपको आ गए थे 26 नवंबर 1949 को इनफोर्स हो गए थे, और बाद बाकी अनुच्छेद जो था वो 26 जनवरी 1950 को। चलिए हम लोग आते हैं पार्ट 1 पे। पार्ट 1 का आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 क्या कहता है, तो कहता है नेम एंड टेरिटोरी ऑफ यूनियन। देखिए एक शब्द फिर क्या लिखा है, नेम एंड टेरिटोरी ऑफ यूनियन। और हम लोग क्या पढ़ के आए हैं, भारत एक फेडरल सिस्टम है, भारत क्या है, संघीय शासन व्यवस्था है, फेडरलिज्म है। फेडरल और यूनियन ये जो दो शब्द है, ध्यान रखिएगा, फेडरल और यूनियन ये जो दो शब्द है, फेडरल का हिंदी मीनिंग भी संघ ही होता है और यूनियन का हिंदी मीनिंग भी संघ होता है। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि लिख दिया था कि निम्न में से, मतलब क्वेश्चन जो बना था, निम्न में से भारत क्या है, संघ है, यूनियन है, संघ है, यूनियन है, फेडरल है, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में क्या टिक लगाए थे, कुछ बच्चे क्या किए थे, संघ लगा दिए थे। नहीं, अगर इस टाइप का प्रश्न रहे तो देखिए फेडरल और यूनियन दोनों का हिंदी मीनिंग जो होता है वो संघ ही होता है, लेकिन भारत यूनियन है। हिंदी में भी बहुत सारे जे एन पांडे की बुक को जब उल्टा के देखेंगे, या बहुत सारे ऑथर के जो ऑथेंटिक बुक हैं, जब आप उसको उल्टा के देखेंगे तो आप वहां पर यह देखेंगे कि यूनियन शब्द का बहुत जगह प्रयोग किया गया है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यूनियन और संघ। अगर वहां पे ऑप्शन में सिर्फ अगर संघ दिया गया है तो संघ को टिक लगा के आएंगे, अगर संघ भी दिया हुआ है, यूनियन भी दिया हुआ है, फेडरल भी दिया हुआ है, तो हम पहले यूनियन को मारेंगे। अगर संघ और यूनियन दोनों दिया हुआ है तो हम यूनियन को टिक लगाएंगे, ना कि हम संघ को टिक लगाएंगे। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो देखिए क्या कहता है आर्टिकल 1 जो कहता है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र।
देखिए क्या कहता है, इसमें 3 पॉइंट दिया है। कहता है पहला पॉइंट, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत अर्थात इंडिया, देखिए 2 शब्द कहता है, भारत दैट मीन्स इंडिया, मतलब भारत दैट इज इंडिया, मतलब ये क्या होगा, यूनियन होगा, मतलब संघ होगा। किस चीज का संघ, मतलब कहते हैं संघ का मतलब समझिए क्या होता है। संघ का मतलब होता है कि अगर जो चीज हमारे यहाँ आ गया, मतलब ध्यान दीजिएगा, संघ मतलब होता है कि जो चीज भारत में आ गया वो भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकता है। जैसे हम स्वतंत्र जब हुए थे, भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुए थे ब्रिटिश रूल से, तो हमारे यहाँ भारत, अंग्रेज जो थे भारत को 4 वर्गों में बांट के रखे थे, ABCD, मतलब वो अपने अकॉर्डिंग ओवर सौदा में बांट रखे थे कि किस किस राज्य पर किस प्रकार से गवर्न करते थे। इसके अलावा कुछ देसी रियासत वगैरह भी थे, तो 565 देसी रियासत थे, तो राजा महाराजा के शासन थे। तो वही कहता है कि अगर भारत में जो राज्य सम्मिलित हो गया, या भारत का मतलब भारतीय राज्य क्षेत्र के अंतर्गत जो भी राज्य आ गई, तो संघ का मतलब यही होता है कि भारत में अगर आप आ गए तो फिर भारत से आप बाहर किसी भी हाल में नहीं जा सकते हैं। एक था जम्मू कश्मीर के संदर्भ में सुनते थे, बार बार कहता था कि हम अलग बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अलग राज्य बनाएंगे, अलग देश बनाएंगे, लेकिन 2019 में क्या हुआ, पार्लियामेंट उसको खत्म कर दी और उसको यूटी बना दी। अब वो भारत के राज्य क्षेत्र में आ गया, तब वो बाहर नहीं जा सकता, यूनियन के अंतर्गत आ गया। तो पहला कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। देखिए, और ये क्या कहता है भारत के राज्य क्षेत्र में, अब इसका जो 1 का सब क्लाउज 2 क्या कहता है, वो ये कहता है राज्य और उसके राज्य क्षेत्र वे होंगे जो पहली अनुसूची में भी निर्दिष्ट है। मतलब कि भारत में जो अभी वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो कौन सा 8 राज्य और 8 ये 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होगा, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश वही हो सकता है अगर वो भारतीय संविधान की जो टोटल 12 अनुसूचियां दी गई है, 12 अनुसूचियां में पहली अनुसूची जो दिया गया है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम का वहां एक लिस्ट दिया गया है। जब आप देखेंगे उस लिस्ट में तो आप ये पाएंगे कि वहां पे सब कुछ क्लियर किया गया कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो कहता है कि भारत में राज्य कहाँ से होगा, तो आर्टिकल 1 में तो होना ही चाहिए, साथ में और कहाँ होना चाहिए, शेड्यूल 1 में भी होना चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 1 के साथ हम कौन सा शेड्यूल पढ़ रहे हैं, शेड्यूल 1 भी पढ़ रहे हैं। और जब आर्टिकल 2 और 3 में जाएंगे तो वहां से शेड्यूल 4 पढ़ेंगे, तो हमको शेड्यूल को भी कोऑर्डिनेट करना है कि किस शेड्यूल किस आर्टिकल के साथ पढ़ना है। जैसे CPC आप पर लोग पढ़े होंगे, तो ऑर्डर के साथ सेक्शन के साथ, मतलब सेक्शन में कौन सा ऑर्डर पढ़ना है या कौन सा ऑर्डर के साथ कौन सा सेक्शन पढ़ना है, इसको कोऑर्डिनेट करके जब पढ़ेंगे ना, तो आपका आंसर राइटिंग भी सही हो जाएगा, आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। अगर आप पहले, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले पूरा सेक्शन उठा के पढ़ लिए, बाद में ऑर्डर पढ़ लिए, बहुत सारी चीज दिमाग में आती है, बहुत सारी चीज दिमाग में नहीं आती है। इसके लिए हमको क्या करना है, सेक्शन के साथ साथ ऑर्डर को भी कोऑर्डिनेट करना है कि किस सेक्शन के साथ साथ क्या ऑर्डर कहता है, वो CPC में देखना है। उसी तरीके से जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो हमको ये समझना है किस आर्टिकल के साथ कौन सा शेड्यूल है। मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं कि शेड्यूल बाद में करते हैं और पहले हम दोनों चीज को उठा के चलेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं बुआ, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे कि भारत अर्थात राज्यों का जो संघ होगा, तो वो कहाँ पे होगा, तो वो तो पहला हो गया 1 का सब क्लास 1, 1 का सब क्लास 2 क्या कह रहा है, तो भारत के में वही राज्य होंगे भारतीय राज्य क्षेत्र में जो अनुसूची 1 में दिए गए हैं। अनुसूची 1 में क्या दिए गए हैं, एक लिस्ट दिया गया है स्टेट और यूनियन टेरिटोरी का। और ध्यान रखिएगा भारत में टोटल राज्य भी कितने हैं, तो 28, और यूनियन टेरिटोरी कितने हैं, तो 8 है। कुछ लोग कहते हैं कि 9 है, तो 9 कैसे है, तो जब लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना था बुआ, तो लद्दाख और जम्मू कश्मीर बनने के बाद पहले, उससे पहले 7 थे विद्यमान, लेकिन जब ये दोनों बना तो 9 हो गया। तो क्या हुआ, 26 जनवरी 2020 को अमित शाह जी होम मिनिस्टर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट में है, वो क्या किए, 26 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली, दामन और दीव, जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, उस दोनों को मर्ज कर दिए और दोनों को मर्ज करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो पहले 9 हो गए थे लद्दाख और जम्मू कश्मीर आने के बाद, लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, जब दोनों को हम मर्ज कर दिए तो दोनों मिलाकर के फिर एक हो गया, तो 9 में से एक माइनस हो गया, तो 8। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने राज्य हैं, तो वर्तमान में 28 राज्य हैं। ठीक है, आर्टिकल 1 का जो सब क्लॉज 3 कहता है, देखिए संविधान निर्माता बहुत सोच समझ के हमारे संविधान का निर्माण कर रहे थे। उनके दिमाग में था कि राज्य भी होंगे, केंद्र शासित प्रदेश होंगे, और कुछ ऐसे भी राज्य होंगे जिसको हम क्या कर सकते हैं, दूसरे के क्षेत्र से हम अर्जित कर सकते हैं। जैसे देखिए हम लोग हैदराबाद को अर्जित करके ले आए, आप देखिए गोवा में पुर्तगालियों का कब्जा था, उसको अर्जित करके ले आए, इधर जम्मू कश्मीर था, तो ये सब अर्जित किए। तो कहता है कि सब क्लाउज 3 कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र वही होंगे, उसमें ABCD 3 पॉइंट दिया। पहला पॉइंट देखिएगा, राज्यों के राज्य क्षेत्र, मतलब कि जो मुख्य रूप से राज्य हैं, जैसे बिहार, यूपी, MP, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये सब क्या है, ये सब राज्य हैं। तो इस सब को क्या कर दिया गया, मतलब
आर्टिकल 1 का जो सब क्लाउज 3 है, सब क्लाउज 3 के ए में बताया गया है कि राज्यों का राज्य टेरिटोरी ऑफ स्टेट की बात करता है, और बी जो कहता है वो क्या कहता है, टेरिटोरी ऑफ यूनियन टेरिटोरी की बात करता है, मतलब केंद्र शासित राज्य क्षेत्र। तो हमको राज्य याद रखना 28, और केंद्र शासित राज्य कितने रहेंगे, केंद्र शासित राज्य जो है 8 हैं। और तीसरी कहता है ऐसे अन्य राज्य जो अर्जित किए जाए, अभी एक भी अर्जित अभी हम नहीं किए हैं, कभी कभी पीओके की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं, ये सब की बात हम करते हैं, लेकिन हम इसको अर्जित नहीं किए हैं। तो तीनों चीजें आके हम तो दो तो है ही, हम बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम सीमित रखेंगे, हम 28 और 8 पे रुके रहेंगे, हम अर्जित करके लाएंगे। अब जब देखिए अर्जित करके लाएंगे तो हम दो ही काम कर सकते हैं, या तो उसको यूनियन टेरिटोरी का दर्जा देंगे, पहले यूनियन टेरिटोरी का दर्जा इसलिए देंगे क्योंकि पूरा केंद्र का पावर होगा, राज्य तो अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता है, तो केंद्र का डायरेक्ट केंद्र का पावर दे देते हैं। जैसे भी जम्मू कश्मीर को तो हम राज्य बना सकते थे ना 370 हटा के, लेकिन क्यों जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया, क्योंकि उस पर पूरा अधिकार क्षेत्र केंद्र का होगा, राज्य का तो होगा ही होगा, लेकिन उस पर प्रिवेल किसका करेगा, केंद्र का करेगा। तो आर्टिकल 1 में हम लोगों ने तीन चीज को देखा। पहला क्या देखे, भारत अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, संघ का मतलब ध्यान रखिएगा यूनियन, संघ के बगल में यूनियन भी लिख लीजिएगा, और एग्जाम में ध्यान रखिएगा यूनियन ही आंसर मार के आना है। भारत क्या है, राज्यों का संघ है, यूनियन है, और यूनियन के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आ जाएंगे वो क्षेत्र बाहर से अलग, भारत देश से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए बात करते हैं फेडरल है अमेरिका की, लेकिन अमेरिका में क्या है, अमेरिका एक बहुत बड़ा देश है, लेकिन वहाँ पे 50 राज्य हैं और वो फेडरल है, वहाँ पर चाहे तो कोई भी राज्य अलग भी हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, भारत में यूनियन शब्द लाए हैं, और यूनियन के अंतर्गत जो इंडिया में आ गया उसको हम इंडिया से अलग नहीं कर सकते हैं। एक बात और ध्यान देने की चीज है, जर्मनी के एकीकरण में, सॉरी इटली का एकीकरण जब हुआ था तो उसमें बिस्मार्क की बहुत बड़ी भूमिका थी। आप याद करिए जब वर्ग 10 में रहे होंगे तो आप सिविक्स के चैप्टर में पढ़े, ये हिस्ट्री में पढ़े होंगे, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जर्मनी कई वर्गों में बटी हुई थी, तो वहां पर बिस्मार्क की भूमिका किसको दिए थे, कि बिस्मार्क था जो पूरे जर्मनी को एकजुट करके लाया था। यही बात करता है भारत के एकीकरण में, भारत का एकीकरण में अगर कोई बिस्मार्क है भारत के एकीकरण का, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा गया है। तो यहाँ से जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत में के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका निम्न में से किन्होंने मतलब निभाया था, तो कौन निभाए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आर्टिकल 1 का सब क्लास 2 क्या कहता है, सब क्लास 2 वही कहता है आर्टिकल 1 का कि भारत का वही राज्य क्षेत्र होगा जो पहली अनुसूची में होगी, मतलब 12 अनुसूची की जो पहली अनुसूची है वो क्या है, तो वहां पर राज्य की बात करता है और केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है। और ये आर्टिकल 1 का सब क्लास 3 क्या कहता है, 3 कहता है कि राज्य क्षेत्र क्या क्या होंगे, तो 3 कहता है राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे, संघ शासित मतलब केंद्र शासित प्रदेश जो यूनियन टेरिटोरी होते हैं उसके राज्य क्षेत्र होंगे, और तीसरा क्या कहता है, जिसको हम अर्जित कर ले, अभी कहीं का भी हो हम उसको अर्जित कर सकते हैं। जैसे आप देखिए सिक्किम को भी हम लाए, तो सिक्किम के लिए तो हम आर्टिकल 2 में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 2 में सीधा प्रोविजन दिया है कि हम कैसे कैसे अर्जित कर सकते हैं। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत का क्या होगा नहीं होगा। आर्टिकल 1 को हम समझ लिए, आर्टिकल 1 कहता है संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र, तो हम राज्य क्षेत्र में क्या क्या देखे, हम देखे भारत अर्थात राज्यों का संघ होगा। दूसरा हमने देखे कि पहली अनुसूची में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश होंगे वही भारत के होंगे, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अगर पहली अनुसूची में नहीं है तो फिर वो भारत का नहीं माना जाएगा, जो वहां है वही होगा। तीसरा पॉइंट 1 का क्या देखा, आर्टिकल 1 का हमने ये देखा आर्टिकल 1 का कि 3 पॉइंट है, राज्य क्षेत्र क्या होगा, टेरिटोरी क्या होगा, तो कहता है राज्य की क्षेत्राधिकार, दूसरा कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, और तीसरा जिसको हम अर्जित कर सकते हैं। अर्जित कई तरीके से हो सकते हैं, लड़ाई झगड़ा करके भी, युद्ध के बाद भी हम जीत सकते हैं, और कई सारे तरीका है जनमत संग्रह के आधार पर भी या समझौता के माध्यम से भी हम कर सकते हैं। अब देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 कहता है एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट। ये जो कहता है क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। देखो वो नए राज्य, किस नए राज्य के, तो ये उस नए राज्य की बात करते हैं, किसकी, जो विदेशी है, भारत का नहीं, भारत के लिए आर्टिकल 3 पढ़ेंगे, आर्टिकल 2 विदेशी राज्यों की बात करता है, जो विदेश है और उसको हम भारत में मिला रहे हैं। जैसे सिक्किम पर क्या था, सिक्किम एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था, और वहां पर क्या था, उसके ऊपर एक तिब्बत एक देश था जिस पर चाइना ने कब्जा कर लिया था। तो वहाँ के जो राजा महाराजा थे भारत सरकार से बात की कि देखिए हम ऐसे ऐसे बातें हैं और हमको आपकी सुरक्षा चाहिए, तो ये कहे ठीक हम आपकी सुरक्षा देंगे, लेकिन वो कहे कि क्या देंगे, तो फिर उनको हम क्या किए, एक अनुच्छेद 2 ए जोड़ करके लाए, उसको हम कुछ स्पेशल स्टेटस दिए, फिर बाद में धीरे धीरे उसको हम क्या किए, इंडिया में हम उसको जोड़ लिए। तो 36वें संविधान संशोधन के तहत 1975 में उसको हम राज्य का दर्जा दिए, और सिक्किम 22वां राज्य भारत का बन गया। तो कहता है कि आर्टिकल 2 क्या कहता है, आर्टिकल 2 ये कहता है कि नए राज्य मतलब भारत के अंतर्गत नहीं, भारत के बाहर के जो राज्य है, मतलब भारत के क्षेत्राधिकार के जो बाहर के जो राज्य है उसको हम भारत में क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं। ठीक है,
एक बात और ध्यान रखना है आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के संदर्भ में कि हम ये कोई भी काम करेंगे तो ये काम हम राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पर करेंगे। हम राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देंगे कि हम इस राज्य को मिलाने जा रहे हैं या इस राज्य के क्षेत्राधिकार को हम कम करेंगे या एक राज्य से दो राज्य बनाएंगे या दो राज्य को मिला के एक राज्य बनाएंगे या नाम परिवर्तन करेंगे। तो सारी चीज की जानकारी हम पहली बार किसको देंगे? राष्ट्रपति को हम पूर्व सूचना दे के ही करेंगे। ओके, देखो आर्टिकल 2 हमने देखा। आर्टिकल 3 में ध्यान रखिएगा कि एक बात और आर्टिकल 2A भी देख लेते हैं। 2A के संदर्भ में क्या हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है। क्या होता है, कभी कभी वो क्या करते हैं, बेसिक क्वेश्चन बना देते हैं। तो वो बेसिक क्वेश्चन जो बनाते हैं वो कहाँ से उठा के बनाते हैं, तो कहता है कि 2A अनुच्छेद 2A जो था वो किस संविधानिक संशोधन के तहत उसको समाप्त कर दिया गया। तो याद रखना 36वें संविधानिक संशोधन 1975 1975 में एक संविधानिक संशोधन हुआ था संविधान में, और उस संवैधानिक संशोधन के तहत ये जो सिक्किम राज्य था, सिक्किम राज्य को क्या कर दी, जो उस पर स्पेशल स्टेटस का जो दर्जा मिला हुआ था उसको समाप्त कर दिया गया। मतलब कि यूनियन टेरिटोरी एक तरीके से वो था, केंद्र शासित प्रदेश था, उसको समाप्त करके पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिए। तो कब दिए थे, तो 1975 में दिए थे और 36वें संवैधानिक संशोधन के तहत दिए थे और 2A को समाप्त कर दिए गए थे। एक बात और ध्यान रखिएगा, भारत का 22वां राज्य था सिक्किम। पूछ देता है कभी कभी सिक्किम भारत के कैमे राज्य थे, क्योंकि यह हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो याद रखना है सिक्किम जो था भारत का 22वां राज्य था। कंसेप्ट क्लियर यहाँ तक? अब देखो बुआ, हम लोग पढ़ते हैं आर्टिकल 3। आर्टिकल 2 विदेशी राज्यों की बात करता है और आर्टिकल 3 क्या कहता है? आर्टिकल 3 ये कहता है कि जो भारत में है, मतलब जो राज्य भारत में है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं, तो नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करते हैं। यह हेडिंग है। हेडिंग क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरनेशन ऑफ एरिया बाउंड्रीज और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट। मतलब कि भारत में जो है अब उसकी बात करता है। देखो कौन कर सकता है, दोनों का अधिकार क्षेत्र है। हमारे यहाँ जितना अधिकार क्षेत्र संसद को उतना ही विधानमंडल को है। आप देखते होंगे कि अगर राज्य की बात करेगा तो पार्लियामेंट करेगा, लेकिन जब दो डिस्ट्रिक्ट को बनाना हो, 3 डिस्ट्रिक्ट को बनाना हो, एक को तोड़ के 2 बनाना हो, उसका नाम परिवर्तन करना हो, तो वह अधिकार स्टेट को भी है। स्टेट लेजिस्लेटिव विधानमंडल, राज्य विधानमंडल जो होते हैं उसके पास अधिकार है कि अपने राज्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ भी करेगा। नए नए जिला का गठन कर देगा, मान लीजिए नए जिला का गठन कर दिया, 2 जिला को मिला के 1 जिला कर दिया, नाम बदल दिया। तो ये अधिकार क्षेत्र अगर राज्य के अंदर करना है तो वो करेंगे, अगर देश के अंतर्गत राज्य का अगर करना है तो कौन करेगा, तो इसको करने का अधिकार पार्लियामेंट को है। देखिए अनुच्छेद 3 में क्या कहता है? अनुच्छेद कहता है 3 कि अगर किसी भी राज्यों का निर्माण करना है, उसके नाम को बदलना है या उसका क्षेत्राधिकार बदलना है या 2 राज्यों को मिला के 1 राज्य बनाना है या कुछ भी करना है, तो हम राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देंगे कि हम इस राज्य के साथ ये करने के लिए हम जा रहे हैं। राष्ट्रपति के पास एक और अधिकार है यहाँ पर, राष्ट्रपति चाहे तो, अनुच्छेद 2 के संदर्भ में नहीं है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 3 के संदर्भ में है। 2 के संदर्भ में अगर राष्ट्रपति विदेश को बोल दे कि हम, मान लो कि हमारा कोई दुश्मन देश है और उस राज्य को हम इंडिया में मिलाना चाहते हैं, तो वहाँ के हम राष्ट्रपति को कह दे, हमारे राष्ट्रपति कि हमारे मोदी जी या हमारा पार्लियामेंट जो है सोच रहा है कि आपके राज्यों को अपने यहाँ मिलाना, तो दिक्कत हो जाएगा, तो हमको तो युद्ध करना होगा। तो ये विधि आर्टिकल 2 के संदर्भ में नहीं है, आर्टिकल 3 के संदर्भ में ये प्रोविजन है कि अगर हम किसी भी नए राज्यों को मिलाना चाहते हैं तो नए राज्यों को मिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे राष्ट्रपति चाहे तो उस राज्य के विधानमंडल को पूर्व सूचना दे देंगे कि ऐसे ऐसे बात है, आप चाहे तो आप अपने यहाँ से आपके राज्यों को हम, मान लो कि जैसे बिहार और झारखंड अलग हुआ, कब हुआ, बिहार में क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार से झारखंड कब अलग हुए थे? याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो मान लीजिए 15 नवंबर 2000 को जो हुआ उससे पहले हमारी पार्लियामेंट राष्ट्रपति को बोली होगी और राष्ट्रपति जो है बिहार विधानमंडल को बोले भी होंगे कि देखिए हम बिहार से को काट करके या तोड़ करके हम 2 नए राज्यों का निर्माण करना चाहते हैं, तो आप ऐसा करिए, अपने यहाँ से एक बिल पास करके हमको भेज दीजिए कि किस किस एरिया को काट करके अलग राज्य बनाए। हो सकता है बिहार सरकार भेजा भी होगा, हो सकता है बिहार सरकार भेज ना भी भेजे। तो राष्ट्रपति एक लिमिट टाइम देते हैं कि इस निर्धारित समय के अंदर आप अपने विधानमंडल से एक विधेयक पास करके आप हमें बताइए कि हमें किस किस क्षेत्र को किधर करना है। तो अगर बिहार कोई 2 स्टेट मिलाने की बात आर्टिकल 3 में कह रहा है, हाँ 2 राज्यों को मिला के एक राज्य भी बना सकते हैं, हम बताएंगे इसको, अभी थोड़ा सा इंतजार करिए। देखिए क्या कह रहे थे हम, मान लीजिए कि बिहार को काट के एक नए राज्य बनाना है, तो नए राज्य बनाना था, तो हो सकता है यहाँ के लेजिस्लेटिव असेंबली को वो कहे होंगे
यहाँ की लेजिस्लेटिव असेंबली चाहे तो बिल पास करके दिया हो, या बिल पास करके नहीं भी दिया हो तो संसद के पास ये अधिकार है कि वो क्या करेगा, 2 राज्य बना सकता है, एक को काट के 2 राज्य बना सकता है। अगर मान लीजिए कि 2 छोटा-छोटा राज्य है, कोई हम उठा लेते हैं गोवा और चार, हम इसको ले लीजिए, छत्तीसगढ़ को ले लीजिए और झारखंड को ले लीजिए, 2 अलग छोटे-छोटे राज्य हैं। तो संसद के पास ये भी अधिकार है कि 2 छोटे-छोटे राज्य हैं अगर, तो वो चाहे तो उस दोनों राज्य को मिला करके एक राज्य बना सकता है। दोनों अधिकार है। आर्टिकल 3 सभी बातें बताता है। आर्टिकल 3 क्या-क्या कहता है? जब देखिएगा आर्टिकल 3 को जब हम पढ़ेंगे अंदर तक, अंदर में क्या कहता है इसका प्रोविजन, संसद विधि द्वारा, संसद बाय लॉ करेगा, क्या कर सकता है, किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर, दोनों बात कह रहा है, उसको अलग भी कर सकता है, 2 राज्य को अलग भी कर सकता है, 1 से 2 भी कर सकता है, 2 से 1 भी कर सकता है, मिलाकर, अथवा किसी राज्य क्षेत्र का किसी राज्यों के भाग के साथ मिलाकर नए राज्यों का निर्माण भी कर सकता है। मान लीजिए कि बिहार के कुछ पार्ट को काट दिए और बंगाल के कुछ पार्ट को काट दिए और दोनों के पार्ट को काट करके एक नया राज्य बना दिए। हो सकता है कि गोवा और छत्तीसगढ़ को मिला करके एक नया राज्य बना दिए। ये भी हो सकता है कि बिहार के पार्ट को काट करके एक और नया राज्य बना देंगे। जैसे भी सुन रहे हैं कि बिहार में मिथिलांचल की मांग चल रही है बड़े जोरों से कि बिहार से एक नया राज्य मिथिलांचल की बात हो, तो करने के लिए कुछ भी कर सकता है, संसद के पास अधिकार है, संसद चाहे तो कुछ भी कर सकता है। तो यहाँ पर है। आगे क्या कहता है, किसी राज्य का क्षेत्र सीमा भी बढ़ा सकती है, मतलब क्षेत्राधिकार जो होता है वो चाहे तो उसको बढ़ा सकती है, घटा भी सकती है। सी कहता है किसी राज्य का क्षेत्र घटा भी सकती है, और डी कहता है कि उसकी जो जुरिडिक्शन है उसमें परिवर्तन भी कर सकती है। उसका जो बाउंड्री है तो बाउंड्री को क्या कर सकती है, उसकी बाउंड्री को परिवर्तन करके बता देगी कि इतना इतना होगा। और ई क्या कहता है, उसके नाम में भी परिवर्तन कर सकती है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं राज्यों के संदर्भ में ये अधिकार पार्लियामेंट को है, लेकिन अब स्टेट को क्या यहाँ पे अधिकार है, तो ये ध्यान रखिएगा कि राज्य सरकार किसी भी स्टेट का, संबंधित स्टेट का राज्य सरकार क्या कर सकता है, 2 राज्य को, सॉरी 2 डिस्ट्रिक्ट, राज्य का मतलब वहाँ डिस्ट्रिक्ट समझिएगा स्टेट के संदर्भ में, 2 डिस्ट्रिक्ट को मिला करके स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट बना सकती है, एक डिस्ट्रिक्ट को काट करके 2 बना सकती है, उसकी बाउंड्री को बदल सकती है, उसकी बाउंड्री को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसके नाम में परिवर्तन कर सकती है। तो अधिकार, जितना अधिकार केंद्र को राज्य के संदर्भ में है, उतना ही अधिकार राज्य को अपने जिला के संदर्भ में, अपने राज्य के अंतर्गत कुछ भी कर सकता है। अगला परंतु जो कहता है प्रोवाइड, जो ये कहता है कि अगर पार्लियामेंट जो है, प्रेसिडेंट को हम पूर्व सूचना दे दिए कि हम ये करने जा रहे हैं, और प्रेसिडेंट जो है अगर उस संबंधित राज्य के विधानमंडल को ये कह देती है कि हम आपके राज्य को 2 वर्गों में बांटना चाहते हैं, आप एक बिल पास करके हमको दीजिए अपने यहाँ से, मतलब एक सिंपल मेजोरिटी से, साधारण बहुमत से हो या विशेष बहुमत, जैसे भी अगर उसमें उल्लेखित किया है, और साथ ही साथ एक टाइम पीरियड दिया गया है, तो उस टाइम पीरियड जब तक बीत ना जाए, ध्यान रखिएगा, वो जो राष्ट्रपति किसी भी राज्य को एक टाइम पीरियड दिए हैं कि इस टाइम पीरियड के अंतर्गत आपको काम करना है, तो वह टाइम पीरियड जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक राष्ट्रपति या संसद किसी को यह अधिकार नहीं है कि उस राज्य में किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ करेगा। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अगर राष्ट्रपति यह कर दे कि किसी भी राज्य को रिटर्न में अगर कोई निर्धारित समय दे दिया है, इतने निर्धारित समय के अंतर्गत आप हमें एक बिल पास करके दीजिए अपने असेंबली से, मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, राज्य विधानमंडल से, कि आपकी बाउंड्री को हम कोई भी विषय पे, वो 5 विषय में से किसी विषय पर, कि आपके हम राज्य को बढ़ाना चाहते हैं या बाउंड्री घटाना चाहते हैं, बाउंड्री बढ़ाना चाहते हैं, नाम बदलना चाहते हैं, कुछ भी दे, 5 में से या 5 दे या 1 दे, कुछ भी दे। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू पर अगर वो हम राज्य को देते हैं, एक रिटर्न में प्रेसिडेंट लेटर दे देती है और एक टाइम उसमें डिनोट कर दिया जाता है कि 15 दिन के अंदर, 2 महीना के अंदर, तो जो टाइम डिनोट रहता है वह उसके अंदर अगर वो राज्य विधानमंडल जवाब दे देता है तब तो ठीक है, हम कर सकते हैं। अगर वो जवाब नहीं भी देता है 15 दिन के या 2 महीना के अंदर, तब तक संसद को इंतजार करना पड़ेगा कि वह टाइम पीरियड समाप्त ना हो जाए, तब तक उस राज्य में किसी भी प्रकार को छेड़छाड़ नहीं करेगा। यही बात कहाँ आता है, राज्य जिला के अंतर्गत देता है कि जिला को अगर 15 दिन का दिया है डीएम को ऑर्डर कि हम 15 दिन के अंदर आपके जिला में हम ये करना चाहते हैं, तो 15 दिन का टाइम जब तक समाप्त ना हो जाएगा तब तक उस राज्य के गवर्नर हो या फिर मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, राज्य विधानमंडल हो, वो भी इसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ और परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, इस पर एक केस आया था, इनडी बेरुवाड़ी का केस था, और ये बेरुवाड़ी एक जगह है, ये आप पश्चिम बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है। क्या हुआ था, ये मामला 1960 में आया था सुप्रीम कोर्ट में, और बेरुवाड़ी में मुस्लिमों की बहुत बड़ी बस्ती थी, और ये बंगाल का जमीन था, और हमारी कंट्रैक्ट हो गई थी बांग्लादेश में कोई जगह था जहाँ हिंदुओं की जनसंख्या सर्वाधिक थे।
तो जब हम वहाँ के लोगों से जब मिले तो वहाँ की जो प्रॉपर्टी थी, भारत सरकार और बांग्लादेश में जो उस समय तत्कालीन पाकिस्तान हुआ करता था, दोनों के बीच एक एग्रीमेंट हुआ, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वहां पर जो हिंदू रहता है, ये जमीन पर हम आपको दे देते हैं, मतलब ये जमीन ट्रांसफर कर देते हैं एक देश से दूसरे देश को। तो इस पर रोक लग गया था, इस पर रोक लग गया था, ये लगा था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कहती है कि आपके पास यह अधिकार है कि अपने राज्य, मतलब भारत का जो जुरिडिक्शन है जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और अरुणाचल से लेकर गुजरात के कच्छ तक, तो यह आपको अधिकार दिया गया है कि आप अपने राज्य क्षेत्र में एक राज्य से दूसरे राज्य को ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र को मतलब किसी दूसरे विदेशी राज्यों के साथ नहीं कर सकते, मतलब विदेशी देश को नहीं दे सकते हैं। तो यह एक एग्रीमेंट हो गया था और यह केस बहुत मतलब बड़ा केस था, रिलीवेंट केस आया था यहाँ से। तो पूछ देता है कि आर्टिकल 3 से संबंधित कौन सा केस है। तो आर्टिकल 3 से संबंधित इनडी बेरुवाड़ी का केस था, बेरुवाड़ी यूनियन का। इस केस को ध्यान रखिएगा। इस केस में क्या हुआ था, तो इस केस में यही हुआ था कि बंगाल में एक जगह है बेरुवाड़ी, और बेरुवाड़ी में मैक्सिमम लोग जो थे वहाँ पे यहाँ पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, और बांग्लादेश में जो मैक्सिमम जगह था, एक जगह था वहाँ पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। तो ये क्या किए, ये कहे कि हम यहाँ के लोग, ये जमीन हम आपको दे देते हैं, आप हमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक देश से दूसरे देश को हो रहा था। तो इसी पर रोक लग गया था और बेरुवाड़ी के जो लोग हैं ये एफआईआर कर दी, मतलब एक सूट फाइल किए थे, सुप्रीम कोर्ट में चला गया था। और ये सुप्रीम कोर्ट का 1960 का मामला है। इसमें सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही आता है कि आप अपने देश के किसी भी पार्ट को किसी दूसरे के साथ नहीं कर सकते। आप कर कहाँ सकते हैं, तो भारत का जो जमीन है वो भारत के राज्य क्षेत्र में एक राज्य से आप दूसरे राज्य को कर सकते हैं, किसी भी राज्य, दो राज्य का हो या किसी भी राज्य के किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। मान लीजिए कि कोई जमीन कन्याकुमारी का है, तो भारत सरकार चाहे तो वह जमीन को अरुणाचल प्रदेश के लोगों को दे देगा, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट को दे देगा। अरुणाचल की कोई जमीन है उसको गुजरात को दे देगा। बिहार की मान लीजिए कोई जमीन है तो वो बंगाल को दे देगा। भारत में आप कर सकते हैं, लेकिन भारत के बाहर किसी अन्य देश के साथ नहीं कर सकते हैं। यह इस केस का जजमेंट आया था। यह जजमेंट किससे था, यही पार्ट 1 से संबंधित ये केस था इंडी बेरुवाड़ी का। अब देखिए आगे चलते हैं तो हम लोग देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या कहता है, तो पार्ट 4 में कहता है फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में कहता है कि अगर हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में, अनुच्छेद क्या 2 कहता है, अनुच्छेद 2 कहता है, आर्टिकल 2 कहता है कि हम विदेशी राज्यों को मिला रहे हैं, और आर्टिकल 3 क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर जो राज्य हैं उस राज्य के नाम को बदल सकते हैं, उसके क्षेत्राधिकार को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, उसके बाउंड्री को कम कर सकते हैं, ज्यादा कर सकते हैं, या दो राज्यों को मिला के एक राज्य बना सकते हैं, या एक राज्य को काट के दो राज्य कर सकते हैं। तो ये 2 और 3 की जो बात करता है, अनुच्छेद 2 और 3, अगर इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, इसमें आर्टिकल 2 और 3 में, तो यहाँ 4 कहता है, आर्टिकल 4 कि अगर आप आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं, तो आर्टिकल 4 में कहता है कि आपको परिवर्तन और कहाँ करना पड़ेगा, तो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 में। देखिए शेड्यूल 1 क्या कहता है, शेड्यूल 1 ये कहता है कि वहां पे राज्य के नाम और केंद्र शासित प्रदेश के नाम है, मतलब स्टेट एंड यूनियन टेरिटोरी के नाम दिया गया है। अगर मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर पहले एक स्टेट हुआ करता था, अब जम्मू कश्मीर को हम क्या कर दिए, दो केंद्र शासित, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिए। तो अब जम्मू कश्मीर जो दो केंद्र शासित प्रदेश बना, तो हम आप शेड्यूल 1 जब पढ़िएगा कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप वहां देखिएगा वहां पर स्टेट में से हटा करके उसको यूटी में डाल दिया गया है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, 26 जनवरी 2020 को जो भारत में दादरा और नगर हवेली, दामन और दीव, जो दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, ये दोनों को मर्ज कर दिया गया 26 जनवरी 2020 को। जब इसको मर्ज कर दिया गया तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अगर हम किसी भी प्रकार का परिवर्तन 2 और 3 के माध्यम से करते हैं, तो हमको परिवर्तन कहाँ भी करना होगा, शेड्यूल 2 में, सॉरी शेड्यूल 1 में भी करना होगा, अनुसूची 1 में भी करना होगा, और अनुसूची 4 में करना होगा। देखिए अनुसूची 4 क्या कहता है, अनुसूची 4 जो कहता है राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या होती है उससे संबंधित है। अगर मान लीजिए कि हम किसी भी राज्य में परिवर्तन करेंगे, तो हो सकता है कि अगर हम कोई विदेशी राज्य को इंडिया में मिला लिए, तो जनसंख्या के आधार पर मिलाएंगे, तो उस जनसंख्या के अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अगर बढ़ाना होगा, तो उसमें किसी भी प्रकार का अगर हम परिवर्तन कर रहे हैं, एक राज्य से कम करके दूसरे राज्य में कर रहे हैं, दूसरे राज्य से कम करके हम इस राज्य में कर रहे हैं, तो हमको क्या करना होगा, ये जो अनुसूचियां 4 है वहां पे भी परिवर्तन करना होगा। और एक बात उसमें यह कहता है कि इसका जो 368 में जो संवैधानिक संशोधन दिया गया है, और एक संवैधानिक संशोधन का प्रावधान हम कहाँ से लाए हैं, एक प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का जो सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो एक्ट की बात करते हैं, ये हम साउथ अफ्रीका से लाए थे।
ठीक है। जब संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं तो वहां पर यह दिया गया है कि संवैधानिक संशोधन के माध्यम से हम बहुत सारी चीज करेंगे, लेकिन 2 और 3 के संदर्भ में क्या है, साधारण विधेयक से कर रहे हैं। और यहाँ पे कहता है अनुच्छेद 4 की अनुच्छेद 368 में जो संवैधानिक संशोधन की बात की गई, इसका वहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पर नहीं पड़ेगा, 2 और 3 पर। क्यों नहीं पड़ेगा, इसके पीछे का रीजन ये है कि 2 और 3 में जो कुछ भी हम परिवर्तन या कुछ भी करने जाते हैं, तो हम राष्ट्रपति को पूर्व में सूचना दे देते हैं कि हम इस प्रकार का परिवर्तन करने जा रहे हैं और हम ये करना चाहते हैं। जब हम पूर्व सूचना के साथ कहेंगे तो हम राष्ट्रपति से तो सहमति ले ही लेते हैं, और जब राष्ट्रपति से सहमति ले लेते हैं, साथ ही साथ एक और बात है, इसको साधारण बहुमत से पास कराना होगा। साधारण बहुमत कहने का मतलब कि अगर राज्य के संदर्भ में है तो हम कैसे पास करेंगे, तो 545 मेंबर ऑफ लोकसभा है और उस लोकसभा में 545 मेंबर है, तो हमको 50% पे पास करवाना होगा, मतलब 272.5 होता है। तो डेट मीन्स की जो गवर्नमेंट बनाने के लिए जो न्यूनतम मत दिया गया, न्यूनतम जो एमपी होना चाहिए 273, तो 273 अगर वोटिंग हो जाता है तो हम किसी भी राज्य के नाम में, मतलब आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं, यही कहता है। और इससे एक बात और जान गई कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति पे आता है, राष्ट्रपति इसमें बाद में अनुमति नहीं देते हैं, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही हम इसको लाते हैं। ये था आर्टिकल 1 से लेकर के 4 तक। तो हम लोग आर्टिकल 1 से 4 तक में क्या देखें, सबसे पहले आर्टिकल 1 में देखें भारत क्या होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत को क्या कहा गया, संघ कहा गया है। अगर एग्जाम में संघ और फेडरल और यूनियन 3 शब्द दिया गया है, निम्न में से भारत क्या है, तो ऑप्शन में दे दिया कि संघ है, मतलब ऑप्शन ए संघ है, ऑप्शन बी फेडरल है, ऑप्शन सी यूनियन है, और ऑप्शन डी अगर आपको दिया गया है कि इनमें से सभी। तो मान लीजिए, देखिए फेडरल का हिंदी मीनिंग भी क्या होता है, संघ ही होता है, संघ का मतलब तो संघ ही होता है, और यूनियन का हिंदी मीनिंग भी क्या होता है, संघ ही होता है। तो हमको इनमें से सभी पे नहीं जाना है, हमें कहाँ जाना है, यूनियन पे जाना है, क्योंकि भारत क्या है, यूनियन है। और यूनियन का मतलब हमने क्या समझा कि अगर भारत में कोई भी राज्य आ जाती है तो फिर भारतीय राज्य क्षेत्र से बाहर नहीं जा सकते हैं। फिर आगे क्या पढ़े, आर्टिकल 1 के सब क्लास 2 में हम ये देखें कि वही राज होगा जो अनुसूची 1 में बताई गई है। अनुसूची 1 में क्या है, एक लिस्ट दिया गया राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का। फिर हम लोगों ने क्या देखा आर्टिकल 1 के सब क्लास 3 में, सब क्लास 3 में देखे कि इसका क्षेत्राधिकार क्या होगा। तो क्षेत्राधिकार के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि क्षेत्राधिकार वही होगा जो भारत राज्यों के राज्य क्षेत्र होंगे, केंद्र शासित प्रदेश के राज्य क्षेत्र होंगे, 3 का जो बी है उसमें। और फिर क्या देखे 1 सब क्लास 3 का सी में क्या देखे, मतलब हम लोग अर्जित करके, मतलब किसी भी राज्य से लड़ाई झगड़ा हो या विवाद हो किसी प्रकार की, तो हम फिर जो अर्जित करके लाते हैं उसको। अब आर्टिकल 2 में हम लोग क्या देखें, तो आर्टिकल 2 में नए राज्यों का जो गठन होगा वो कहाँ से होगा, तो किस नए राज्यों की बात करता है, तो विदेश की बात करता है, इंडिया की बात नहीं करता। इंडिया से संबंधित जो आर्टिकल है वो 3 है। विदेशी राज्यों की अगर हम इंडिया में मिलाने की बात करते हैं, जैसे सिक्किम को मिलाए थे, तो सिक्किम को कैसे मिलाए, तो उसके लिए कहता है कि अगर हम विदेशी राज्य को मिलाने की बात करते हैं तो हम संसद तभी विधि बना के करेगी जब वो राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे देगी। जब हम राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दे करके करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, उसको मिला लेंगे। और यह क्वेश्चन बन सकता, अभी तक बना नहीं है, कि आर्टिकल 2 ए जो आया था वो पूछता है, कभी कभी पूछ सकता है यहाँ से कि यह कब रिफिल किया गया था और किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन के तहत इसको समाप्त किया गया था। तो 36वें संवैधानिक संशोधन 1975 में, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1975 में इसको क्या किया गया था, रिफिल किया गया था। फिर हम लोग क्या देखें, आर्टिकल 3 को देखें। आर्टिकल 3 के संदर्भ में क्या देखें, यह बात करता भारत के अंदर जो राज्य है, मतलब भारत के अंदर जो भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी बात करता है। ये कहता है कि भारत के अंदर जो राज्य है उस राज्य के क्षेत्राधिकार को कम कर सकते हैं, 2 राज्यों को मिला के एक राज्य कर सकते हैं, एक राज्य से या 2 राज्यों में से कुछ कुछ पार्ट काट के एक नए राज्य बना लेंगे, एक राज्य से 2 राज्य कर देंगे, या फिर उसके बाउंड्री को हम बढ़ा सकते हैं, उसके बाउंड्री को हम कम कर सकते हैं। इस प्रकार की जो प्रक्रियाएं होगी, इस प्रक्रिया के संदर्भ में पढ़े। यहाँ पर भी संसद के पास अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, कानून बना करके, लॉ बना करके उसको कर सकता है। पीओके को क्या मानता है भारत, देखिए पीओके को भारत अपना पार्ट मानता है। अगर आप देखेंगे, चलिए हम पहले इस टॉपिक को खत्म करते हैं तब इस पर चर्चा करेंगे। हाँ, फिर हम लोग क्या देखें, अगर ये तो पूर्व किसके अनुमति से, तो हम ये पूर्व सूचना दे देंगे राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति चाहे तो संबंधित राज्य, आर्टिकल 3 में संबंधित राज्य को एक लेटर देंगे, अपना ऑर्डर देंगे कि हमें चाहते हैं, आप अपना सुझाव दीजिए या अपने एक बिल पास करके हमको दीजिए। हो सकता है वो राज्य हमको दे। एक लिमिटेशन ऑफ टाइम अगर उसमें लगा दिया गया तो उस लिमिटेशन ऑफ टाइम से पहले
संसद के पास किसी भी प्रकार का अधिकार क्षेत्र नहीं है और साथ ही साथ प्रेसिडेंट के पास भी कोई अधिकार नहीं है वो टाइम पीरियड से पहले कुछ भी करे। अगर उस टाइम पीरियड के पहले संबंधित राज्य जो है वो रिटर्न में अगर दे देता है सुझाव या अपने यहाँ से पास करके स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से दे देता है तो ठीक है। अगर वो टाइम पीरियड बीत जाता है और फिर भी नहीं देता है तो हम क्या करेंगे, उसको हम फिर सांसद के पास अधिकार है कि वो उसको जो भी चाहे 3 में जो 5 पॉइंट दिया है उस 5 पॉइंट में जो कुछ भी करना चाहे वो कर सकता है। उसके बाद हम क्या देखें, आर्टिकल 4 देखें। आर्टिकल 4 में हम क्या देखें कि अगर हम आर्टिकल 2 और 3 में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करते हैं तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि शेड्यूल 1 अनुसूची 1 और अनुसूची 4 में भी हमको परिवर्तन करना होगा। अगर आर्टिकल 2 और 3 में कोई नए राज्य बना रहे हैं तो वहां पर शेड्यूल 1 में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया है उसको भी बढ़ाएंगे घटाएंगे, अगर बढ़ता है तो बढ़ाएंगे, कमेगा तो कम करेंगे घटा देंगे। और साथ ही साथ कहता है अनुसूची 4 में बताता है शेड्यूल 4 में कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बताया गया है तो वहां पर भी परिवर्तन किया जाएगा। साथ ही साथ एक बात और कहता है कि यह जो है इसका किसी भी प्रकार का अनुच्छेद 368 पर नहीं पड़ेगा क्योंकि यह साधारण बहुमत से लाया जाता है और राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लिया जाता है। उसके बाद हम लोगों ने एक केस लॉ देखे थे, बेरूबाड़ी का मामला था और बेरूबाड़ी के मामला में क्या हुआ था कि भारत के प्रॉपर्टी को विदेश के हाथ हम ट्रांसफर कर रहे थे। ये मामला 1960 में सुप्रीम कोर्ट चला गया और सुप्रीम कोर्ट क्या कर दिया कि इस मामले को बोला कि नहीं, भारत के राज्य क्षेत्र के जो जमीन है मतलब भारत के जुरिडिक्शन के अंतर्गत ही आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कहीं से ये 2 और 3 में कहीं पर नहीं बताया गया है 2 में कि आप चाहे तो भारत की प्रॉपर्टी पाकिस्तान को दे दे, अफगानिस्तान को दे दे, न्यूजीलैंड को दे दे, किसी को दे दे, ऐसा अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि आप इंडिया की प्रॉपर्टी को ही इंडिया में आप ट्रांसफर कर सकते। तो चाहे आप जम्मू की प्रॉपर्टी, अब पहले तो रुका हुआ था 370 के तहत, अब चाहे तो जम्मू की प्रॉपर्टी को आप हिमाचल के साथ दे दे, हिमाचल की प्रॉपर्टी को अरुणाचल को दे दीजिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कभी कभी एग्जाम में जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है पूछ देता है कि ये जो नया राज्य बना था कौन सा, छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ कब बना था, तो छत्तीसगढ़ बना था 1 नवंबर 2000 को, मतलब 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ बना था। और छत्तीसगढ़ के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था। और बिहार के संदर्भ में अगर एग्जाम देंगे तो हो सकता है ये झारखंड के संदर्भ में पूछे तो झारखंड कब बना था, तो झारखंड बना था 15 नवंबर 2000 को। और उसके बाद एक नया राज्य बना है 2014 में, जून 2014 में, 6 जून या 3 जून के आसपास ऐसे ही है, आप देख लीजिएगा थोड़ा सा डेट। एक नया राज्य बना था तेलंगाना। देखिए तेलंगाना में क्या हुआ था कि राष्ट्रपति वहां बता दिए थे कि देखिए हम ऐसे ऐसे आंध्र प्रदेश को काट करके एक नया राज्य बनाना चाहते हैं। तो वहाँ के जो आंध्र प्रदेश के जो लेजिस्लेटिव असेंबली थे वो मतलब डिनाई कर दिए और बिल नहीं भेज पाए, इसका विरोध किए। लेकिन फिर भी क्या देखिए कि जून 2014 में आंध्र प्रदेश को क्या कर दिया गया, 2 पार्ट में बांट करके एक आंध्र प्रदेश और दूसरा तेलंगाना बना दिया गया। चलिए यहाँ तक क्लियर। तो हम लोगों ने आज पार्ट 1 को पढ़ा, ठीक है। यहाँ तक में कोई किसी को कोई डाउट? देखिए इससे संबंधित आर्टिकल 1 से 4 तक में जो कुछ भी प्रोविजन दिया गया इससे संबंधित अभी तक मेंस का क्वेश्चन नहीं बना है और शायद इससे मेंस से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। इसमें जो मैक्सिमम क्वेश्चन बने हैं वो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही बने हैं। तो हमको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। सारी चीज़ों को हम 1 बार 2 बार 3 बार रिकॉल अगर करते रहेंगे तो हमारी पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अब चलिए एक भाई साहब का आशुतोष जी का एक क्वेश्चन है कि पीओके को क्या मानता है भारत। देखिए पीओके को हम भारत का अभिन्न अंग मानते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं मानते हैं। और हमारे और वहाँ के जो राजा हुआ करते थे, राजा हरि सिंह थे जम्मू कश्मीर के, उनके और हमारे बीच एक कंट्रैक्ट हुई थी। उससे पहले भी सरदार वल्लभ भाई पटेल 15 अगस्त 1947 को जब भारत अलग हुआ, उसके अलग होने के बाद, जी बताएं। हाँ माही बोलिए ना, कोई डाउट है क्या? चलिए हम लोग क्या कर रहे थे, पीओके के संदर्भ में थे ना। देखिए पीओके के संदर्भ में क्या हुआ था, जब भारत 15 अगस्त 1947 को, देखिए 15 अगस्त 1947 को जब भारत स्वतंत्र हो गया तो स्वतंत्र होने के बाद हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो राजा हरि सिंह से बात करते हैं कि आप भारत में मिल जाइए। राजा हरि सिंह फर्स्ट टाइम इग्नोर कर दिया था मिलना। फिर जब पाकिस्तान 1947 में इस पर अटैक करता है तो वो जो थे
राजा हरि सिंह वो भारत सरकार से बात करते हैं, कहते हैं कि आप हमें क्या दीजिए, सुरक्षा दीजिए। तो बोले कि ठीक है, हम आपको सुरक्षा देंगे, लेकिन सुरक्षा देने से हमें क्या प्रॉफिट होगी। तो वो कहे कि सुरक्षा देने के बाद हम भारत में विलय कर लेंगे, हम भारत में मिल जाएंगे। तो हमारे और उनके मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और राजा हरि सिंह के बीच में एक विलय पत्र हुआ था। विलय पत्र के माध्यम से ये कहा गया था कि जब हम ये जीत जाएंगे, पाकिस्तान की जो सेनाएं हैं वो पीछे हट जाएगी, तो हम भारत में अपना विलय कर लेंगे। विलय पत्र पर दोनों के बीच हस्ताक्षर हो गया। जब हस्ताक्षर साइन हो गया तो क्या हुआ उसके बाद कि कुछ पार्ट पर जो थे वो पूर्ण रूप से पाकिस्तानियों का कब्जा, जिसको आज हम पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जो कहते हैं, उस पर क्या है, पाकिस्तानियों का कब्जा हो रखा है। लेकिन हम जो नक्शा बनाते हैं उसमें पीओके को भी भारत में ही दर्शाते हैं। देखिए, पीओके को भारत अभी तक ऐसा नहीं है, ये मामला यूएनओ में चल रहा है और हम मानते हैं कि भारत का ही पार्ट है, क्योंकि हम और राजा हरि सिंह के बीच ये नहीं हुआ था कहीं से कोई समझौता कि जो पार्ट वो ले लिए हैं वो भारत का नहीं होगा। लेकिन हमारे और उनके बीच पूरे कश्मीर की समझौता, जम्मू कश्मीर की समझौता हुई थी। और जम्मू कश्मीर की समझौता के हिसाब से जब वो विलय पत्र के माध्यम से अगर हम बात करें, उसके माध्यम से वो भारत का अभिन्न अंग है। ये मामला देखिए यूएन में चला गया है और यूएन में मामला फंसा है। तब यूएन में फिर कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान मिलकर बात करें। तब देखिए, जो मामला यूएन में है तो इस पर हम भी कुछ नहीं बोल सकते, आप भी कुछ नहीं बोल सकते जब तक मामला का सही जजमेंट उसके अकॉर्डिंग ना आ जाए। लेकिन जैसे आप ये देखिए कि कोई केस चल रहा है, हम लोग का कोई सूट चल रहा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, हमारे पक्ष में डिसीजन आ सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कभी कभी, या हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जो भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, ऐसा हम अनुमान लगा के चलते हैं कि हमारे पक्ष में आए। लेकिन कभी कभी क्या हो जाती है, विपरीत भी आ जाती है, कभी कभी अनुमान सही भी हो जाता है। तो हमारे और उनके बीच जो समझौता था उस विलय पत्र के माध्यम से यही था कि पूरा जम्मू और कश्मीर भारत का ही पार्ट है। ऐसा नहीं है कि पीओके जो है उसका वो हम भारत छोड़ रखा है, ऐसा नहीं है। जब आप चाइना की तरफ चलेंगे तो चाइना भी बहुत सारे पार्ट, लद्दाख के कुछ क्षेत्र पर चाइना का भी कब्जा है। तो हम उसको भी तो ये नहीं कह सकते कि चाइना कब्जा कर रखा है तो वो छोड़ दे। तो हम, वो भी भारत का ही अंग है। लेकिन तो बात की बात है, यूएनओ का मामला है तो यूएनओ क्या जजमेंट देती है, और हम दोनों भारत पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो दोनों आपस में करेंगे, तो उसके बाद ही इस पर कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि ये हमारे और आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लेकिन विलय पत्र के माध्यम से हम यही कह सकते हैं कि पीओके भी भारत का अंग है। ऐसा नहीं, अभिन्न अंग भी नहीं कह सकते, भारत का ही अंग है, भारत का ही राज्य क्षेत्र है, न कि जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर इलीगल तरीका से उस पर कब्जा कर रखा है। ठीक है, कोई डाउट? आशुतोष जी, आपका डाउट क्लियर हो गया? क्या डाउट है आपका? मतलब डाउट क्लियर हो गया, यस या नो? चलिए, ओके। और किसी को कोई डाउट? अंकित जी, आपको कोई डाउट? कृष्णा जी, आपको कोई डाउट? माही, आपको कोई डाउट? और पुष्पा जी, आपको कोई डाउट? किन्हीं को कोई डाउट है? चलिए, हम लोग डेली क्लासेस करेंगे और हम एक चीज़ डिसाइड किए हैं कि अभी एमपी की भी वैकेंसी आ रही है, और सॉरी, एमपी भी वैकेंसी आएगी, साल में एक बार आ ही जाती है। और यूपी की भी वैकेंसी आ रही है। साथ ही साथ ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बिहार की भी वैकेंसी आ रही है। तो हम डिसाइड ये किए हैं कि क्लासेस करेंगे ऑनलाइन, जो बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू या लेक्चर जो है, ये हम लोग सुनेंगे। और मेंस का आंसर राइटिंग जो नोट्स है, एक ग्रुप बनाते हैं हम लोग आप लोगों के लिए, और उस ग्रुप में हम डेली डेली जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका आंसर राइटिंग मतलब नोट्स उसमें डाल देंगे, और आप लोग वहां से अपना राइट डाउन कर लीजिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग, कल बंद रहेगी, कल सैटरडे है। तो कल हम एक चीज़ और डिसाइड किए हैं कि वीक में जो हम मंडे से लेकर के फ्राइडे तक जो पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ को हम लोग सैटरडे को सबको, यह टाइमिंग यही रहेगा, इस टाइमिंग में हम सारे डाउट का एमसीक्यू करेंगे। मतलब हम आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे कि इसका आंसर क्या है, ABCD जो भी होगा आप बताएंगे। तो हम लोग वीक में एक दिन ऐसा रखेंगे सैटरडे का टाइमिंग कि जिस दिन हम लोग आंसर, जो भी चीज़ें पढ़ेंगे उसका हम एमसीक्यू करेंगे। और संडे तो छुट्टी ही रहेगा, वीकेंड हॉलीडे रहेगा, क्योंकि आपको भी बहुत सारे काम रहते हैं और मेरा भी बहुत सारे काम रहते हैं। स्टार्ट का टाइमिंग है क्लास 8 बजे से, 8 बजे से शुरू होती है, 8 से 9। और 1 घंटा का क्लास है और लेक्चर लगभग 40-50 मिनट चलती है मैक्सिमम। और संडे छुट्टी रहेगा। तो इस वीक में कल सैटरडे है तो कल छुट्टी रहेगी, कुछ हमारा निजी काम है, और संडे को छुट्टी रहेगी। मंडे को क्लास का टाइमिंग यही 8 बजे से रहेगा। देखिए,
अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सिटीजनशिप पढ़ने जा रहे हैं, और सिटीजनशिप से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न अभी तक किसी भी स्टेट में मैक्सिमम नहीं बना हिंदी भाषी क्षेत्र में। लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि सिटीजनशिप में 5 से लेकर के जो 11 तक में जो प्रोविजन दिया गया है उसमें क्या 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 दिया हुआ है, इस चीज को हम लोग देख लेंगे। तो कल और परसों क्लासेस बंद रहेगी, और मंडे के संदर्भ में ऐसा है कि हम थोड़ा सा रूम शिफ्ट कर रहे हैं, तो हो सकता है संडे को ही पूरा वहाँ पे सब कुछ फाइनल हो जाए, रूम में वाईफाई वगैरह लग जाए, तो हम मंडे को इसी टाइम 8 बजे से क्लास लेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई समस्याएं आती है तो मंडे को भी क्लासेस बंद रहेगी, और ट्यूसडे से का मतलब मंगलवार से कंटिन्यू क्लास का जो टाइमिंग है यही रहेगा। और ये जो वीक मतलब मंडे को अगर क्लास नहीं चलती है तो अगला संडे को भी क्लास चलेगी, मतलब ये जो एक दिन हम लोग गैप करेंगे वो हम संडे को फुलफिल करेंगे, ठीक है। तो मंडे का क्लास अगले संडे को रहेगा, सैटरडे को टेस्ट रहेगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद। मिलते हैं कल, मतलब आने वाले कल जिस दिन क्लासेस होगी। थैंक यू।